नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत 2022 के जो प्रश्न हैं उनका हल देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सेट ए। सीधे प्रश्नों में आ जाते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से एक विकल्प का अपने को चयन करना है। क्या है? बादल को गिरते देखा है के कवि हैं, यानी बादल को गिरते देखा है ये पाठ का नाम है, इनके कवि का नाम है नागार्जुन। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना है। मिट्टी से जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आएगा मृणशिल्प। तीसरा प्रश्न है, घीसा ने अंतिम विदाई में गुरु साहब को दिया। घीसा ने अंतिम विदाई में गुरु साहब को क्या दिया? तो उन्होंने दिया तरबूज। क्या दिया? तरबूज दिया। चौथा प्रश्न है, गृह प्रवेश कविता किस छंद में है, यानी इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है सतीश जायसवाल जी के द्वारा? तो इसमें कोई भी छंद का प्रयोग नहीं किया है, यानी सा मुक्त छंद, यानी छंद से मुक्त, यानी बिना छंद के वो रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसमें आएगा अमानवीय संवेदना की शिक्षा मिलती है। अब आ जाते हैं खाली स्थान में। खाली स्थान में पहला है हमारे पास, अमरकंटक का गर्व खाली स्थान को माना जाता है। तो अमरकंटक का गर्व किसको माना जाता है? नर्मदा। ठीक है, किसको माना जाता है? नर्मदा को माना जाता है। दिनकर जी ने ईश्वर का प्रतिनिधि खाली स्थान को माना है। तो किसको माना है? जनता। रचना का नाम है जनतंत्र का जन्म। जन यानी जनता। हताहत शब्द का अर्थ क्या होता है? घायल। घायल। ठीक। चौथा, कोठी माँ धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए। चमक शब्द आएगा। लास्ट है, एक था पेड़ एक था ठूंठ, खाली स्थान विधा से संबंधित है। ये विधा यानी होता है प्रकार। विधा यानी होता है प्रकार। तो ये कौन से टाइप से रचना है ये अपने को बताना है। तो ये है किस रचना से संबंधित है, यानी निबंध। ये एक क्या है? निबंध विधा है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हुआ। आगे बढ़ते हैं, उचित संबंध जोड़ों में आ जाते हैं। इधर दिया है क खंड में, टैक्स वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। धरती के हीरा 24 मिनट का कालखंड को क्या कहते हैं? अधिनायकता का प्रतीक। तो इजी तरीके से देख लेते हैं। इधर क्या है आपके पास? कर्मशील मनुष्य, हिटलर व स्टालिन, रायपुर नगर मध्य, जय स्तंभ चौक, शुल्क या कर और घड़ी। तो केयर कर लेते हैं। पहला है हमारे पास क्या? टैक्स। टैक्स को क्या बोलते हैं? शुल्क या कर। तो ये आ गया पहला का। उसके बाद मान लीजिए ये हमारे लिए इजी है। चौथा, 24 घंटे का कालखंड को क्या बोलते हैं? घड़ी। क्या बोलते हैं? घड़ी। तो ये चौथा में आ गया। उसके बाद मान लीजिए ये अधिनायकता का प्रतीक अगर आप जानते होंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा? हिटलर व स्टालिन को बोला गया है। ये हो गया 5वां का। अब बच गए तो हमारे पास धरती के हीरा किसको बोला गया, यानी कर्मशील मनुष्य को बोला गया है। तो ये अपने पास आ जाएगा तीसरा। लास्ट हमारे पास क्या बचा? एक जो बचा है वो है वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई। कहाँ पे? रायपुर नगर मध्य जय स्तंभ चौक। रायपुर के जो जय स्तंभ चौक है वहाँ पर इनको फांसी दिया गया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों में। हमारे पास पहला प्रश्न है, छायावादी रचनाकार के नाम लिखिए। तो छायावाद में 4 आधार स्तंभ कवि है।
उनमें से यहाँ पे दो का नाम है, एक है आपका प्रसाद, दूसरा है आपका निराला। तो प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद और निराला बोले तो क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। दो नाम और याद रख लेना, एक वर्मा, महादेवी वर्मा घीसा पाठ के लेखक है ना, उसके बाद है एक है पंत, सुमित्रा नंदन पंत, तो ये भी याद रख लेना। तीसरा है प्रश्न क्रमांक तीसरा, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। ये प्रश्न जो है पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, इसलिए अच्छे से देखना। तुरतुरिया नामक स्थान निम्न कारणों से प्रसिद्ध है। पहला ये बता देना इनका लोकेशन, तो ये कहाँ है, वर्तमान बलौदाबाजार जिले में स्थित, यानी छत्तीसगढ़ के वर्तमान बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इससे पहले किस में था, रायपुर में था, जब बलौदाबाजार जिला नहीं बना था। दूसरा, वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ। उसके बाद है तीसरा, कविता की पहली ऋचा अर्थात श्लोक यहीं से फूटी। चौथा है आदि शंकराचार्य जिनके गुरु गोविंद पाद स्वामी जी का जन्म स्थली भी है तुरतुरिया। लौकिक से रिलेटेड दो चीज़ें, एक इनका जन्मभूमि और दूसरा अश्वमेघ के अश्व को यहीं पे इन लोगों ने पकड़ा था। तो याद करने के लिए पहला इनका लोकेशन बताओगे कौन सी जगह है, तो बलौदाबाजार जिला। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, उसके बाद श्लोक शब्द याद रखोगे तो कविता की पहली श्लोक यहीं फूटी। आदि शंकराचार्य के गुरु को गोविंद पाद स्वामी का जन्मस्थली। लवकुश से रिलेटेड दो, एक उनका जन्मस्थली और दूसरा अश्वमेघ के अश्व को, घोड़े को यहीं पे पकड़ा। प्रश्न क्रमांक 4 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था। तो घिसा जो है कक्षा लगने के पूर्व क्या करता था, यानी शनिवार को, रविवार को कक्षा लगता था तो घिसा जो है शनिवार को पीपल की छाया को झाड़ बुहार कर गोबर मिट्टी से लीपता था। यानी अच्छे से उनको झाड़ बुहार कर क्या करते थे, गोबर और पानी से उस ज़मीन को जहाँ पे उनकी कक्षा लगता था, पीपल पेड़ की जो छाया है उसके नीचे को गोबर पानी से वो लीपता है। फिर दूसरे दिन, शनिवार का काम हुआ, दूसरे दिन पुनः वो सुबह स्कूल आ जाते हैं और कक्षा लगने से पहले वहाँ पे पुनः झाड़ते हैं, बाढ़ते हैं, पत्तियाँ वगैरह गिरते हैं उनको साफ करते हैं और नदी के तट पर बैठकर गुरु साहब यानी महादेवी वर्मा का वो इंतज़ार करते हैं। जैसे ही गुरु साहब दिखता है दौड़ता दौड़ता आकर वो कक्षा में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये हुआ। प्रश्न 5, कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। ठीक है, तो कवि ने देवता क्यों कहा है, तो इसका कारण देख लो। कवि ने गिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले को देवता इसलिए कहा है क्योंकि उनकी परिश्रम से जनता का कल्याण होता है। ठीक है, जो खेतों में काम करते हैं उनके द्वारा जो अन्न के उत्पादन होते हैं उनका उपयोग जो है हर जनता करते हैं। साथ ही साथ मजदूरों के बिना जो है विकास संभव नहीं है, इस कारण से उनको क्या बोला है, देवता बोला है। छठा प्रश्न, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चला है, श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान, भिन्न भिन्नार्थक यानी भिन्न धन अर्थक, भिन्न यानी अलग अलग, अर्थ यानी अर्थ जिसका अर्थ भिन्न हो, तो भिन्नार्थक हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शब्द दिया है तो ऐसे शब्द जो श्रुति यानी सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न, अर्थ यानी अर्थ कैसा हो, भिन्न हो, तो उसे बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे अंश, अंश शक्कर के सा रहने पर अंश यानी होता है हिस्सा और अंश सरुता के सा होने पर होता है कंधा। अविराम, अभिराम, अभिराम यानी होता है सुंदर और अविराम यानी होता है लगातार, बिना विराम के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां में आ जाते हैं। 7वां है रीतिकाल की कोई 3 विशेषताएं लिखे। हर काल चाहे कोई भी काल आए विशेषता आपको यही लिखना है। पहला है प्रकृति चित्रण, दूसरा नारी सौंदर्य या नारी चित्रण भी लिख सकते हैं, तीसरा है प्रेम और सौंदर्य का निरूपण। हर काल मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ सब में इस चीज़ को रखा हूँ ताकि आपको 3 नंबर निश्चित तौर पे मिल जाए। ठीक है, अब इसमें और रीतिकाल है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो इसमें बोल सकते हैं इस काल
में कवियों के द्वारा रीति से संबंधित रचना लिखा गया। इसी को अलंकृत काल भी कहते हैं। तो बता सकते हैं कि इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया गया। उसके बाद है 8वां, लेखक और जेबकतरा में आपने किन समानता का अनुभव किया। समानता यानी दोनों में कौन से गुण सेम थे, ये समानता कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित समानता। पहला, दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, यानी दोनों के पास अर्थ नहीं था, पैसा नहीं था, उसकी तंगी से जूझ रहे थे। दूसरा, दोनों क्या थे, बेरोजगार थे, इस कारण से जेब कतर रहा था और लेखक की नौकरी छूट गया था। उसके बाद है तीसरा, इसी में है, दोनों के मन में माँ के प्रति अपार श्रद्धा था। ये तीन ही चीज़ें, एक आपको क्या बताना है, बेरोजगारी। दूसरा यहाँ पे आप बता सकते हैं माँ के प्रति अपार प्रेम, और समानता के रूप में जो पहला है उनको भी यहाँ पे आप लिखोगे। प्रश्न क्रमांक 9, आंसू कवित से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आसुत कवि का तात्पर्य है वे कवि जो तुरंत विषय प्राप्त होने पर, जो भी विषय मिलेगा उस विषय से संबंधित तुरंत कविता की रचना कर लेते हैं, वो कहलाता है आसुत कवित। यह छोटी छोटी छंदों में रची जाती है या छंद मुक्त भी होती है। उदाहरण ददरिया। ददरिया में जो गीत चलता है अंतराक्षी टाइप से, तो उसमें तुरंत कविता की रचना करके कविता आपको, गीत आपको बोलना होता है, वही है। उसके बाद 10वां, गर्मी की छुट्टियां लगने पर प्रायः सबके मन में खुशी और दुख के मिलते जुलते भाव होते हैं। छुट्टियां होने पर आप और आपके साथी कैसा अनुभव करते हैं, तब क्या करते हैं, लिखिए। सही बात है, जब छुट्टी होती है तो हमें खुशी इस बात की होती है कि हमें अपने रिश्तेदारों के यहाँ, उनके घरों में जाने को मिलते हैं, जैसे नाना नानी, नाना नानी, बुआ, दीदी आदि के घर जाते हैं। और पढ़ाई से छुटकारा मिलने के कारण भी खुशी होता है, हम रिश्तेदारों यहाँ के जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ये तो खुशी की बात हुई, लेकिन दुख की बात कब होती है कि हम अपने मित्रों से बिछुड़ जाते हैं। बेहद कम संभावना रहता है कि हम अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से मेल जोल कर पाएँ। इसी प्रकार का अनुभव होता है, सबके मन में इसी प्रकार के विचार आते हैं। तो इसको आप अपने आधार पर और भी सेट करके लिख सकते हैं तो भी सही होगा। इस प्रकार से ये 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्न हो गए, और 11 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे उसमें अथवा रहेंगे, जो 4 अंक से लेकर उधर 5 अंक वाले और 8 अंक वाले निबंध के रूप में, उसमें सब कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 11, यहाँ पे हमारे पास 4 अंकों के प्रश्न हैं और इसमें अथवा रहेगा। किन्हीं एक प्रश्न को बनाना है। मैं चूँकि यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए दोनों प्रश्नों को लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन दोनों में से किसी एक को पेपर में बनाएंगे, दोनों को मत बनाना। ठीक है, अपन एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे 11 अंकों के प्रश्नों से। 11वां प्रश्न है, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखिए। 4 अंकों का है, तो कम से कम यदि हम 4 टॉपिक डाल देते हैं तो हमको पूरे में पूरे 4 अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 5 इसलिए डाला हूँ, मान लीजिए आपका याद नहीं हुआ, गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पे कम से कम तो 4 याद आ जाएंगे। पहला है, दोनों में जोश है, यानी जीवन में भी और झरने में भी, दोनों में क्या है, जोश है। ठीक है। दूसरा, दोनों में गतिशीलता है और क्रियाशीलता है, दोनों गति करते हैं। मनुष्य भी काम करने के लिए इधर उधर अपने आप को गतिशील रखता है, क्रियाशील रखता है, और झरने भी लगातार गतिशील होकर बहते रहते हैं। दोनों बिना सोचे आगे बढ़ने की कामना रखते हैं, बिना सोचे आगे बढ़ता है जोश के साथ। ठीक है। चौथा, नियत मार्ग पर चलते हैं, निश्चित मार्ग में चलते हैं। वैसे ही नौजवान लोग भी एक निश्चित लक्ष्य लेके चलते हैं, वैसे ही झरना भी एक नियत मार्ग पे चलता है। दोनों मार्ग की बाधाओं से लड़ते एवं पार करते आगे बढ़ते, मार्ग में जितने भी बाधाएं आते हैं उनसे लड़ते हैं और पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे झरना, वैसे ही नौजवान लोग
युवा लोग जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, उनको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ता है। अथवा वाले प्रश्न में है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषता, आदर्श व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये अपने को बताएंगे। पहला, समन्वयवादी विचारधारा, यानी समन्वय होकर चलना चाहिए, लोगों से मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। दूसरा, सत्य की पहचान दृढ़ता से करने में सक्षम, जो चीज़ सत्य है उसकी पहचान करके उसी की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा इन लोगों से हमको मिलती है। तीसरा है वैचारिक दृढ़ता, इनके विचारों में दृढ़ता होती है। चौथा, परोपकारी व विनम्र, ऐसे लोग दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं और अपने व्यवहार में एकदम नम्र होते हैं। पांचवा, व्यवहार लचीला एवं सामंजस्य स्थापित करने वाला, यानी इनका व्यवहार जो है लचीला होता है और अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। छठवां है सत्य की सिद्धांत पर दृढ़, अगर कोई चीज़ सत्य है, वो जान गए कि ये चीज़ सत्य है, उस पर वो दृढ़ रहता है, चाहे जो भी हो उससे वो टस मस होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 11वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें आपके पास भावार्थ लिखने के लिए बोला है, भावार्थ, जिसे अपन व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको व्याख्या करना था। यहाँ पे मैं व्याख्या लिखने के तरीके बता के आगे बढ़ूंगा। ये वाला आपका जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, तो कैसे लिखेंगे तरीका देख लो, क्योंकि आप लोग जनरली क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको पूछा है भावार्थ, तो आपको क्या लिखना है, भावार्थ। और इसको ऐसे सेट करके लिखो जिसमें संदर्भ भी आ जाए, प्रसंग भी आ जाए और व्याख्या भी कर लो, सब समाहित रहेगा, लेकिन वहाँ पे शो होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश या कविता में खाली स्थान के कवि, यानी यहाँ पे कविता का नाम लिखोगे, जैसे लिखोगे जनतंत्र का जन के कवि, यहाँ पे क्या लिखोगे, रामधारी सिंह दिनकर ने किसके बारे में वर्णन किया है, तो वहाँ पे कविता को पढ़ोगे और कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया है उसको यदि लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रसंग। तो यहाँ पे कवि का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखे, यानी संदर्भ हो गया, और किसके बारे में बता रहा है वो प्रसंग भी आ गया, और कवि कहते हैं ऐसे करके वर्णन करोगे तो आपका व्याख्या भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। गुंगवावत मया भभक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। गुंगवावत मया, मया यानी होता है प्रेम, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोठी में धान छलक जाए जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति में क्या आशा है, हमें अपने मन के भीतर का सकारात्मक, ठीक है, हमारे मन के भीतर सकारात्मक का संचार करना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे मन के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, मेहनत के साथ जीवन की नई ऊंचाई पर पहुँचे, जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित हो, ऐसे इस पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। इसी का हम अथवा देखते हैं। अथवा में कौन सा प्रश्न है, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, लिखिए। तो सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बना, सी कुमार को मृत भोज कराने के लिए खेतीबाड़ी बेचना पड़ा, यानी सी कुमार के पिताजी लकवा मारने के कारण से वो मृत हो जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद समाज वालों को सी कुमार जो है मृत्यु भोज कराने के लिए अपनी खेती बाड़ी को वो क्या करता है, बेचता है। साथ में उनके पास बैल रहते हैं, खेती किसानी तो बिक गई तो बैल को रख के क्या करेगा, ऐसे करके वो बैल को भी बेच देता है।
जिससे जीविकोपार्जन के साधन क्या हो जाता है, उनका छीन जाता है। अपना जीवन खेती किसानी और बैलों के माध्यम से किसानी करके वो क्या कर रहा था, यापन कर रहा था। वो छीन गए तो एक प्रकार से खेत नहीं रहा, तो मान के चलो किसान नहीं कहलाएगा, और किसान से क्या बन गया, दूसरे के खेतों में काम करने वाले मजदूर बन गए। प्रश्न है 14, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, लिखिए। 4 अंकों का है। तो वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, तो देखिए, वनवासियों की जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है, यानी नर्मदा नदी पर ही पूरा वनवासी आश्रित है। उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है, कृषि के सारे काम उसी नर्मदा नदी के जल से ही होता है। वन संपदाओं से युक्त वस्तुएं, खनिज पदार्थ वहाँ के जन जीवन का आधार है, यानी वन संपदा यानी वनों से निकलने वाली चीज़ों को बेचकर वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। खनिज संपदा वगैरह वहाँ से उत्खनन किए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। यदि नर्मदा का जल सूख गया तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन निश्चय ही प्रभावित होगा। इस कारण से वनवासी महिला ने ऐसे कहा। अब अथ वाले प्रश्न में आ जाते हैं। अथ वाले प्रश्न है हमारे पास, क्या बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का वर्णन किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो किन दृश्यों का वर्णन किया है, तो देख लेते हैं। पहला, बसंत के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठता है। सूर्योदय के समय वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे वातावरण मनोरम और वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही, ये हुआ। दूसरा, सूर्य की किरण पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है। सुबह उगने वाले जो पीली लालिमा सूर्य की किरण जो है, जब बर्फ से ढके हुए पर्वत की शिखरों पर पड़ती है तो वो सुनहरी दिखाई देती है। उसके बाद है तीसरा, सरोवर के किनारे हरी घास देख ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी दरी बिछा रखी है। ठीक है, सरोवर के किनारे जो क्या दिखाई देता है, हरी घास जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने मखमल बिछा दी हो, हरी चादर बिछा दी हो। चौथा, एक दूसरे के वियोग से व्याकुल रहने से जो श्रापित है चकवी नामक पक्षी, जैसे सूर्योदय होता है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। बसंत का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। ये चीज़ें आपको बसंत ऋतु में होती हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। पहला आपको उनके सुबह का वर्णन, मंद वायु। दूसरा, पर्वत शिखर के बारे में, वो किरण पड़ती है वो वाला। तीसरा, सरोवर में जो हरे चादर है वो। चौथा, चकवा चकई पक्षी के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5वां में आ जाते हैं। 5वां हमारे पास क्या है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। 4 सुझाव लिखे। लेखक बनने के लिए अमृतलाल नागर को कौन, उनके जो गुरु थे शरद बाबू, उन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। पहला क्या, जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं अपने अनुभव से लिखना। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं दिखाना या सुनाना या सलाह लेने की आदत मत डालना। ना तो दिखाओ, ना सुनाओ, ना सलाह लो। क्या करो, लिख कर उनको अपने पास रखो। बार बार पढ़कर ठंडे मन से उसमें देखो कि क्या सुधार किया जाए। सारी चीज़ें सुधार करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तब उसे दूसरे के सामने लाओ। तीसरा, अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा मत करो। चौथा, शरद बाबू ने कहा, अपने द्वारा जोड़ा, ये 3 तो है, इनके जो गुरु थे कौन, 5 कौड़ी बाबा, उन्होंने जो सुझाव दिया था शरद बाबू को वो 3 सुझाव। और चौथा सुझाव अपनी ओर से डालता है, क्या कहता है, कभी भी किसी से उधारी मत मांगो, यानी उधार मत मांगना, ऐसे करके सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अथवा से रिलेटेड प्रश्न है क्या, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है। कोई 4 भाव विस्तार से लिखिए। तो कौन से भाव जागृत होता है। पहला, माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे माँ लेखक का हो या जेब कतरा का हो।
हमेशा माँ के प्रति प्रेम का भाव, उदारता का भाव पैदा होगा। दूसरा, ये बेरोजगारी से रिलेटेड था, जेब कतरा भी और लेखक भी। तो शिक्षित बेरोजगारों के प्रति मन में संवेदना का भाव जागृत होता है। तीसरा, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का भाव, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। जैसे जेब कतरा होते हुए भी वो लेखक के माँ के पास लेखक का 9 रुपये प्लस अपने 41 रुपये मिलाकर 50 रुपये उनके माँ को वो भेज देता है। चौथा, कभी चोरी और बेईमानी ना करने का भाव जागृत होता है। कभी भी चोरी और बेईमानी नहीं करना चाहिए, ये भाव हमारे मन में इस पाठ को पढ़ने के बाद जागृत होता है। तो ये 4 अंक है, 4 टॉपिक डाले हैं, आपको पूरे 4 में 4 अंक जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा, 16वां। 16 में है क्या, पत्र लेखन। एक में आपके पास पत्र लिखने के लिए बोला है, यानी अपने साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। अथवा में दिया है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 5 अंकों का रहता है, ठीक है। प्रारूप में 1 अंक शुरुआती लेखन में, 2 अंक विस्तार करने में और अंतिम में जो लिखते हैं उसमें 1, इस प्रकार से बटा रहता है। अगर कुछ भी नहीं मालूम फिर भी चाहे तो आप 3 अंक पा सकते हैं। चलिए कैसे पाएंगे मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास प्रश्न है, तो किसको लिखने के लिए, को शब्द के सामने जो आएगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, जिलाधीश, तो प्रति, उसके बाद लिखोगे जिलाधीश। ये नए पैटर्न है, इसी पैटर्न है, सबको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है और ऐसे लिखेंगे तो भी आपको पूरा अंक मिलेगा, और पुराने पद्धति से लिखेंगे तो भी, क्योंकि अभी अभी ये प्रारंभ हुआ है और ऐसे ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया प्रति में। यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास मिला जिलाधीश यानी होता है कलेक्टर। कलेक्टर कहाँ रहता है, जिले में। यहाँ पे जिला का नाम नहीं दिया है, तो आप जिस जिले में रहते हैं वो लिख लो। मान लीजिए हम लिख देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी जिला रायपुर लिख दिए, तो ये हो गया प्रति के बाद ये जिलाधीश जिला रायपुर, राइट। विषय आपको प्रश्न में ही मिलेगा, क्या बोल रहा है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु, इसी को उठा के आप यहाँ पे लिख देना, ये लिख दिए अपन। उसके बाद महोदय, और फिर वर्णन करोगे, सनम्र निवेदन है कि ये पूरा आप वर्णन करोगे, राइट। तो आप देख लेना, इसी टाइप से वर्णन करोगे तो आप केयर कर लो, यहाँ से यहाँ तक लिखने में आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद वर्णन करोगे तो उसमें 2 नंबर, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखने के कारण ज़बरदस्ती 1 नंबर और मिलेगा, ऐसा भी होता है। कभी कभार इस पैटर्न में देते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1 नंबर, वर्णन करोगे इसमें 3 नंबर, और अंतिम में धन्यवाद, दिनांक और प्रार्थी लिखोगे, उसमें कितने नंबर, 1 नंबर। देखिए ये आपके पास वर्णन करने के बाद अंत में आप धन्यवाद लिखोगे, दिनांक लिखोगे, प्रार्थी लिखोगे, तो यहाँ पे इतना लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 2-3 नंबर तो आप आसानी से पा ही सकते हैं ना। लास्ट प्रश्न है 17 नंबर का, अपठित गद्यांश। उसके बाद एक और है 18वां निबंध। अपठित गद्यांश को बनाते समय कौन कौन से नियम का पालन करना, इसको भी केयर कर लो। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा आप किसको पढ़ो, गद्यांश जो दिया रहेगा उसको पढ़ो। और गद्यांश को पढ़ोगे तो एक खासियत याद रखना, शीर्षक जो है यानी पाठ का नाम बोलें या टॉपिक बोलें, हमेशा उसको 1 शब्द से लेकर 5 शब्दों के बीच लिखना है। और ये हमको शुरू के लाइन में प्राप्त होगा या अंतिम लाइन में प्राप्त होगा। जैसे इसकी शीर्षक देख लो, क्या लिखा है हमारे पास, अनुशासन का अर्थ नियम विधियों का पालन करना, इसका सर्वोत्तम रूप आत्म अनुशासन, ये एक लाइन मान के चलिए। अंतिम में अगर देखें तो समाज, शासन, लोक तथा सदाचार आदि के नियमों का अनुपालन करना अनुशासन का अंग है। अनुशासन नैतिकता से परे, जगह जगह अनुशासन शब्द आ रहे हैं, मान के चलिए ये आपके पास शीर्षक हो गया क्या, अनुशासन। उसके बाद जो प्रश्न है इसको पढ़ना है, और नीचे आपके पास 6 प्रश्न दिया है, लेकिन आपको हल करना है 5 प्रश्न। हल करोगे तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पहला, शीर्षक तो आप ढूंढ लिए, क्या, अनुशासन। दूसरा है सर्वोत्तम और आत्म अनुशासन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम तो सर्वोत्तम,
आत्मानुशासन यानी आत्मधन अनुशासन, तो आत्मानुशासन हो गया। उसके बाद है अनुशासन क्या है, इसका सबसे अच्छा रूप क्या है। तो अनुशासन क्या है, शुरू में ही पढ़ें, शुरू पंक्ति में, नियम विधियों का पालन करना ही अनुशासन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आत्मानुशासन यानी अपने आत्मा के ऊपर अनुशासन करना। चौथा है व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है, यानी व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके बाद है पांचवा, अनुशासन किससे परे नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, देख लो, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है, उसी को लिखना है, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न छठवां क्या दिया है हमारे पास, अनुशासन और नैतिकता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग लिखिए। अनुशासन, अनुधन शासन, चूंकि ये शब्द के सामने लग रहा है इसलिए उपसर्ग, और नैतिकता, ता शब्द बाद में लग रहा है इसलिए क्या हो गया, प्रत्यय। तो अनुशासन में अनु उपसर्ग और नैतिकता में ता प्रत्यय। अब हमारे पास आ जाता है क्या, निबंध लेखन। शब्द सीमा है 250 से लेकर 300 शब्द, यानी आपको एक पेज लिखना है, एक पेज, और एक और पेज का हाफ यानी 1.5 पेज आप लिखोगे तो कम से कम आसानी से मान के चलिए 250 शब्द आएगा, क्योंकि एक लाइन में यानी एक पत्ते में आपके पास 25 लाइन होते हैं, और जो भी एक लाइन में लिखोगे 8 से 10 शब्द आते हैं। मान लीजिए आप 10 लिखते हैं तो 25 में ही 250 हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम से कम एक पृष्ठ और एक पृष्ठ का और आधा यानी 1.5 पृष्ठ ही लिखेंगे। लिखने का पैटर्न में आपको भी नंबर मिलना होता है। देखिए कभी कभार ऐसे ही दे देते हैं, जैसे यहाँ पे पैटर्न में नहीं बल्कि प्रसंग, उसके बाद बीच का वर्णन और उपसंहार में 2 नंबर ऐसे दिए हैं। कभी कभार क्या होता है, प्रारूप में ही 1 नंबर दे देते हैं, इसलिए रूपरेखा भी लिखना जरूरी है। तो इसी प्रारूप में आप लिखोगे, देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये है हमारे पास प्रारूप। आप लिखोगे रूपरेखा, शुरू में प्रस्तावना, अंतिम में उपसंहार। अब जो चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं उनकी टॉपिक यहाँ पे डाल के लिखोगे। अगर मान लीजिए रूपरेखा में ऐसे यदि 1 धन 1 धन 4 धन 2 रहेगा तो ये रूपरेखा इतना ही लिखने के कारण से आपको 1 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 धन 4 धन 2 है तो प्रस्तावना में 2 नंबर, उपसंहार में 2 नंबर, और बीच में जो डील करेंगे वो कम से कम 4 अंक। यानी प्रस्तावना एक टॉपिक हुआ, दूसरा टॉपिक उपसंहार, यहाँ पे कम से कम 2 टॉपिक और डाल के लिखोगे। कितने टॉपिक, कम से कम 2 या 3 या 4 ऐसे लिखो ताकि आपको पूर्णतः अंक मिल सके। टारगेट ये रखना कि प्रस्तावना जब भी लिखोगे तो 8 से 10 लाइन लिख लेना। उसके बाद बीच में जो वर्णन करोगे तो उसको भी वैसे ही, मान लीजिए 2 टॉपिक ही दे रहे हैं तो 8 से 10 ही लिख देना, इसमें भी 8 से 10, और अंतिम को भी 8 से 10 लाइन लिखोगे तो पर्याप्त आपके पास हो जाएगा। मान लीजिए सब में 10-10 लाइन लिखते हैं तो 40 गुनी 10 करोगे 400 शब्द हो जाएगा, मान लीजिए की बात है। तो आपको 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर हमारे गणित के वीडियो भी देख सकते हैं। मूलतः मैं गणित का टीचर हूं तो गणित का वीडियो भी डाला हूं, और आप हिंदी तो हमारे चैनल से बंधे हुए तो देखते ही होंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।